गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इससे पहले हमने विजयनगर के राजकीय केंद्र के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके धार्मिक केंद्र के बारे में अपनी जानकारी हासिल करेंगे कि धार्मिक केंद्र क्या था, कैसे इसका चयन किया गया, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं। थोड़ा सा हम मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है 5.1 राजधानी का चयन। आपको पता है जो विजयनगर है यहाँ पे तुंगभद्रा नदी बहती है, साथ में ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं जो पूरे विजयनगर को घेरे रखती हैं, करघनी का सा वो निर्माण करती हैं। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसकी चयन में जो विजयनगर की राजधानी थी इसका चयन किन कारणों से हुआ था। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट पर लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में ये क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। देखिए यहाँ पे खाली हिंदू मंदिर नहीं मिले हैं, मातृ देवी पंपा देवी का और विरूपाक्ष के मंदिर तो मिले ही हैं, साथ में जैन धर्म से संबंधित भी काफ़ी मंदिर मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे कई तरह की धार्मिक मान्यताएँ रही होंगी। अच्छा, ये माना जाता है कि जो रामायण में बाली और सुग्रीव के राज्य की रक्षा करती हुई पहाड़ियाँ थी, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मातृ देवी पंपा देवी ने जो विरूपाक्ष थे, जो कि शिव का रूप माने जाते हैं, उनसे विवाह के लिए तपस्या की थी और इसीलिए हर एक साल जो है यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। जो यहाँ के मंदिर हैं वो खाली ये नहीं कि विजयनगर के शासकों ने बनवाए हैं, वो बहुत ही पहले टाइम से चले आ रहे हैं। इनका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। विजयनगर के शासकों ने उनका संरक्षण किया था और कुछ नए मंदिर भी बनवाए थे। अच्छा, यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। तो ये चयन क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर थे। ऐसा संभव लगता है कि शायद इसी वजह से हुआ होगा। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में शिरु विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी राजा हुए हैं वो अपने को श्री विरूपाक्ष भगवान की तरफ से शासन करने का दावा करते थे कि वो शासन नहीं कर रहे हैं, असल में वो श्री विरूपाक्ष भगवान की तरफ से ही शासन कर रहे हैं। और जितने भी आदेश होते थे उसमें नीचे राजा का नाम नहीं लिखा होता था। क्या लिखा होता था? श्री विरूपाक्ष, मतलब ये भगवान विरूपाक्ष जो कि शिव के रूप थे उनकी तरफ से आदेश है। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतन के रूप में विरुद्ध हिंदू सुरताना का प्रयोग भी करते थे। और वो किस शब्द का प्रयोग करते थे? हिंदू सुरताना का। ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा। सुल्तान का अर्थ क्या होता है? राजा। और संस्कृत, ये उसका संस्कृत अनुवाद था और इसका मतलब क्या हो जाता है? हिंदू सुल्तान। हिंदू सुरताना, इसका मतलब क्या हो गया? हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्राकृतिक मूर्तियाँ मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी। राजकीय प्रतिकृति और मूर्तियाँ मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ होते थे। जो विजयनगर के शासक थे तो जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उन्होंने उसी को अपनाया, जैसे पहले चला आ रहा था। उन्होंने मंदिरों का संरक्षण किया, जो मूर्तियाँ थी उनको भी प्रदर्शित किया जाने लगा। राजा जो है मंदिरों की
के लिए जाता था, जिसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर माना जाता था। और उसके साथ कौन जाते थे? नायक जाते थे। अब देखिए ये मंदिर का आप चित्र देखिए, ऊपर से लिया गया, जैसे एरोप्लेन से लेते हैं ना, लिखा ना आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का चित्र। ये विरूपाक्ष मंदिर है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। असल में तो हम लोगों ने में से शायद ही किसी ने देखा हो, लेकिन आप चित्र को देखेंगे, टीवी में भी कई बार आ जाते हैं मंदिर वगैरह, आपने वहाँ ज़रूर देखा होगा। तो फ़िलहाल आप ये चित्र आप देख के पहचान लीजिए, क्योंकि आपके पेपरों के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसमें आजकल चित्र वाले प्रश्न आते हैं 1 नंबर में, तो ये चित्र अगर आता है तो आपने इस लिखना है ये विरूपाक्ष मंदिर का चित्र है। अच्छा, अब आ जाते हैं गोपुरम और मंडप पे। इसके बारे में मैंने जिक्र आपको पहले भी किया है। गोपुरम क्या होते थे? बहुत ही बड़े बड़े द्वार होते थे, मंदिरों के द्वार होते थे, राजकीय द्वार, जो कि बहुत सुंदर सजे हुए होते थे। राजा अपना शक्ति और का प्रदर्शन करने के लिए गोपुरम को बहुत सुंदर बनवाते थे, ठीक है। और मंडप जो है, जैसे आजकल शादियों के मंडप होते हैं, इसी तरह पिलर्स पे बने हुए खंबे के ऊपर रखे मंडप होते थे। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बोना प्रतीत करते थे, जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। यह संभवतः शासकों की ताकत की भी याद दिलाते थे, ठीक है। राजा इनको इतना ऊंचा, इतना सुंदर क्यों बनाता था? क्योंकि वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था। जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। किस तरह ताकत दिखाता था इसमें कि वो इतने सक्षम है कि इतने बड़े द्वार, इतने सुंदर द्वार, इतनी ऊंची मीनार वो उसके बना सकते हैं, उसके लिए साधन जुटा सकते हैं। इतनी अच्छी तकनीक है कि उन्होंने इतनी सुंदर, इतने बड़े द्वार बनाए। और इस तरीके से वो क्या करते थे? अपनी ताकत को दिखाते थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालयों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या बताइए? मंडप जो क्या थे? लंबे स्तंभ वाले गलियारे थे, जो मंदिर परिसर में होते थे। देवालय जो थे उनके चारों तरफ बने होते थे। अब हम 2 मंदिरों को सूक्ष्मता से देखते हैं। इस पार्ट में हम 2 मंदिर देखेंगे। एक तो है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा है विट्ठल मंदिर। इससे पहले हमने हजारा राम मंदिर की बात की थी, जो कि राजकीय केंद्र में स्थित था। अब धार्मिक केंद्र में हम 2 मंदिर पढ़ेंगे, वो हैं विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। तो पहले पढ़ते हैं विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, मतलब कई 100 साल लगे। ये नहीं कि एक ही राजा ने बनवाया होगा। जब कई शताब्दियाँ लगी, इसका मतलब कई राजाओं ने मिलकर इसका निर्माण कराया होगा, क्योंकि कोई भी 100 साल से ज़्यादा तो मुश्किल से ही जीता है। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो सबसे प्राचीन मंदिर कौन सी शताब्दी का? 9वीं 10वीं शताब्दी का। और जो मंडप बना हुआ है वो किसने बनवाया था? राजा कृष्णदेव राय ने, जब उनका राज्यारोहण हुआ था तो उसी के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया है। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। जो यहाँ का पूर्वी गोपुरम है, मंदिर का द्वार, उसका निर्माण का श्रेय भी किसको जाता है? राजा कृष्णदेव राय को। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे से भाग तक सीमित रह गया था। अब देखो, इससे पहले जो चित्र आए हैं ये भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा दे रखा है। देखिए इसमें कितना बड़ा जलाशय भी है, और ये इसका एंट्री है, ब्लैक कलर से जो दिखा रखी है, ठीक है ना। और साइड में इसमें मंडप बने हैं।
अच्छा, अब ये आ जाता है हमारा देवी विवाहों के प्रायोजन में प्रयुक्त होने वाला कल्याण मंडप। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आजकल भी मंडप में शादी होती हैं, चाहे वो लकड़ी के खंभे लगा के उसको बनाया जाता है। तो देखिए ये चारों तरफ इसमें पिलर्स बने हुए हैं, ऊपर छत है। तो यहाँ पे क्या होते थे, शादी वगैरह होती थी, विवाह होते थे, और इसका नाम क्या है, कल्याण मंडप। ये देखो, ये जो स्तंभ है ये उसी को दिखाया गया है यहाँ पे बड़ा करके, ताकि आप बिल्कुल ध्यान से देख सकें कि ये कितना सुंदर सजा हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे, ये ऊपर आप देख लीजिए 7.23 चित्र, मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। मंदिरों के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। अब मंदिर में सभागार भी होते थे, आजकल भी होते हैं, अधिकतर जो थोड़े बड़े मंदिर होते हैं उसमें सभागार भी होते हैं, और उनका जो प्रयोग होता था वो अलग अलग कामों के लिए होता था। क्या क्या काम थे, इनमें से कुछ ऐसे थे जैसे देवताओं की मूर्तियाँ संगीत, नृत्य और नाटकों का विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। तो इसमें क्या होता था, मूर्तियाँ रखी जाती थी, नृत्य होते थे, नाटक होते थे। आजकल भी आपने देखा होगा जन्माष्टमी वगैरह पे जो मंदिर के सामने जगह होती है वहाँ मूर्ति रखते हैं भगवान की, और कार्यक्रम होते हैं, नाच गाने, है ना। तो इस तरह के कार्यक्रम इन जो सभा मंडप थे, सभागार थे, उनमें किए जाते थे। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने, और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। ठीक है, आजकल भी होता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण जी को झूला झुलाते हैं। तो इसी तरह उस टाइम पे झूला झुलाने के लिए, या जैसे आपको बताया था उत्सव मनाया जाता था विरूपाक्ष और पंपा देवी के विवाह का, तो वो सब इन्हीं सभागारों में होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। जो मूर्तियाँ मंदिरों में होती थी उससे अलग मूर्तियाँ रखी जाती थी। इसमें आजकल भी होता है, जो आपने देखा होगा जन्माष्टमी का जब अब उत्सव होता है तो जो मूर्तियाँ वहाँ पे रखी जाती हैं वो अलग होती हैं, जबकि मंदिर में अलग होती हैं। तो इसी तरह उस टाइम पे होता था, जो यहाँ पे सभागार थे उसमें जो मूर्तियाँ होती थी वो अलग होती थी, विशिष्ट इसी काम के लिए अलग से बनी होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। अब आ जाते हैं हम विट्ठल मंदिर पे। यहाँ के प्रमुख देवता कौन थे, विट्ठल, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने विष्णु का एक रूप थे। विट्ठल भगवान कौन है, वो विष्णु भगवान का रूप है, महाराष्ट्र में पूजाए जाते हैं वो विट्ठल के नाम से। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, विट्ठल मंदिर, उसकी सबसे मेन फ़ोटो जो है यही है। ये मंदिर के अंदर है ये रथ जो बना हुआ है, तो ये विट्ठल मंदिर का ये रथ है। आप इसको पहचान लेंगे, अगर इसका फ़ोटो आता है पहचानने के लिए तो आप इसके नीचे लिखेंगे, आप बता देंगे ये क्या है, विट्ठल मंदिर का रथ। अच्छा, ये वाला चित्र आप देखिए, ये क्या है, जिंजी का झूलता मंडप, ये भी मंडप है। अब मैंने बताया था मंडप सारे के सारे पिलर्स के ऊपर बने होते हैं, ऊपर छत लगी होती है। इसमें भी आप देख रहे हैं ना कितने सारे इसमें खंभे हैं, पिलर्स मतलब खंभे होते हैं, और ऊपर जो है ये इसमें छत बनी हुई है सुंदर सजी हुई। और ये वाला कौन सा मंडप है, जिंजी का झूलता मंडप। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था इसमें, सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप है। कौन है विष्णु का रूप, विट्ठल भगवान। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिससे एक सामाजिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। ठीक है, ये आपका इसमें भी जो है रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। ये आपको, अब ये साथ वाला फ़ोटो देखिए, मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया गोपुरम है। ठीक है, गोपुरम होता है ना, जैसे आप अब तो आप देख के पहचान लेंगे, कोई भी गोपुरम आएगा, ऐसी संरचना जो है काफ़ी ऊंची सी सुंदर सजी हुई, ये होते गोपुरम। ठीक है, ये मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया गोपुरम है 7.26 में। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं।
जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, साइड में रथ गलियाँ होती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिसमें व्यापारी अपनी दुकान लगाया करते थे। ठीक है, मंदिर के साथ साथ जो गलियाँ होती थी, जिसके गली के साथ में क्या होते थे, मंडप होते थे जिसमें लोग अपनी दुकान लगाते थे। आजकल भी अगर आप मंदिर में जाएंगे ना तो आप देखेंगे साइड में जो बहुत सारी शॉप्स लगी होती है इसी तरह से। कई बार वो मंडप में नहीं होती हैं, वो उन्होंने अपने खोखे से बना रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थे वो मंडप थे जिसमें दुकानें लगती थी, व्यापारी अपनी दुकान लगाते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलाबंदी की परंपराओं को जारी रखा था और अधिक व्यापक बनाया था, ठीक वैसे ही मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। जैसे विजयनगर के जो नायक थे उन्होंने किलेबंदी की परंपराओं को आगे विजयनगर के कृष्णदेव राय के बाद भी जारी रखा था, इसी तरह उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं को भी जारी रखा। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा ही कराया गया। बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने गोपुरम भी बनवाए जो वहाँ के नायक थे। अब आ जाते हैं महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। जो नक्शा है उसमें महल, मंदिर और बाज़ारों को किस तरह से दिखाया गया है। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक संरक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक तथा संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदोपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग में व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर में मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं। ये है मानचित्र निर्माण। हम मेनली इसमें विजयनगर के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, फ़ोटोग्राफ मिले हैं, नक्शे मिले हैं, संरचनाएं मिली हैं, रेखा चित्र, मूर्तियाँ। यहाँ पे हम मेनली क्या पढ़ेंगे, नक्शों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि नक्शे कैसे बनाए जाते थे। तो देखिए, इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया। ये पूरा विजयनगर है, इसको कितने भागों में बांट दिया गया है, 25। अगर आप काउंट करेंगे तो 25 हैं, 5 ऐसे लेटे हुए 5 है तो 5 पंजे 25, 25 वर्गों में इसको बांट दिया गया है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों। अब देखो उसके बाद क्या किया गया, हर एक छोटी, जैसे ए वर्ग यहाँ पे है उसको ले लिया, उसको फिर 25 छोटे पार्ट्स में, छोटे वर्गों में विभाजित कर दिया। इसी तरह हर एक वर्ग को लेके उसको और छोटे छोटे वर्गों में 25-25 वर्गों में विभाजित कर दिया। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, आगे इन्हीं छोटे वर्गों को छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत ही परिश्रम से किए गए थे और इसमें हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवालयों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया था। उनका प्रलेखन भी किया गया था। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाज़ारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इन सभी की स्थिति पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे उसका बस अब यही कुछ बचा है। देखिए यहाँ पे दिखाया है, पहले पूरे विजयनगर जो है इसको 25 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पे इन्होंने एन वाला पार्ट लिया है, जो एन था, देखो ये वाला बीच में जो है ना एन लिखा है हम्पी के साथ में, इसको लिया है, इसको दिखाया है 25 पार्ट में बटा हुआ। ठीक है, वो छोटे से पार्ट को लेके, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि कहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे देखो 7.27 में क्या दिखाया है, विजयनगर का विस्तृत मानचित्र है, और ये 7.28 में जो एन वर्ग है ऊपर उसको दिखाया गया है।
इसी तरीके से ये एन एम, अब एन के भी हमने बहुत सारे पार्ट कर दिए। देखो एन है ना, जो यहाँ पे एन था, इतना ये वाला वर्ग ले लिया हमने एन वाला, उस एन वर्ग को हमने 25 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट का नाम एन ए, दूसरे का एन बी, क्योंकि एन के पार्ट्स हैं ना, तो पहला एन ए एन बी, इस तरह करते करते अब हमने एन एन पार्ट ले लिया। ठीक है, अब हम एन 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 नहीं एन एम लिया। एन एम कौन सा है, ये वाला, इतना पार्ट लिया जो ये जो वर्ग में दिखाई दे रहा है। अब हम इसको एनलार्ज करेंगे। ठीक है ना, जैसे हम कोई फ़ोटो देखते हैं अपने गूगल पे आजकल, तो क्या करते हैं, पहले हम उसको एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, और अल्टीमेटली हमें जो देखना होता है वहाँ तक उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा करते रहते हैं ना। तो उसी तरह से पहले हमने पूरा विजयनगर लिया, फिर उसका एक पार्ट जो हमें देखना था उसको थोड़ा बड़ा किया, फिर उसमें भी उसके अंदर वाले पार्ट को बड़ा कर रहे हैं। अब ये हमने एन एम पार्ट लिया और अब हम इसको देख रहे हैं। जॉन एम फिट्स, जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराव ने, जिन्होंने इस स्थानों पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, धरन, भीतरी छत, लटके हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं हैं और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूरे जीवन के आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। देखिए, जितनी संरचनाएं हैं सब तो पूरी नहीं मिली हैं। पत्थर वाली संरचनाएं तो फिर भी बची हैं, लेकिन जो लकड़ी की हैं वो तो नष्ट हो चुकी हैं। आपको पहले भी बताया था कि जो यहाँ पे लोग थे वो कैसे रहते थे, वो छप्पर वाली झोपड़ियों में रहते थे। तो वो उनके अवशेष जो हैं अब नहीं मिले। क्यों? क्योंकि छप्पर जो है वो तो नष्ट हो गया, लेकिन जो पत्थर की बनी हुई चीज़ें, संरचनाएं थी, वो मिली हैं। और इसके अलावा कुछ लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, तो उनको दोनों को आपस में जब मिला के हम पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कैसी संरचनाएं रही होंगी, उनका किस तरह का अस्तित्व होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे इसके बाद, और आप देखने के बाद उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। धन्यवाद। कि किस तरह विजयनगर में किलाबंदी की गई थी। 7 किलेबंदी किस तरह से विजयनगर को सुरक्षित रखते थे। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले चित्र देख लीजिए। ये चित्र है गोपुरम का। आपको मैंने बताया था कि गोपुरम का आपको मैंने बताया था कि गोपुरम क्या होते थे, ये बड़े बड़े द्वार होते थे।